चैप्टर स्टार्ट किया थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर? थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हमने कुछ बेसिक टर्म्स डिस्कस किए, थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन देखी। तो व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स? द ब्रांच विच डील्स विद द फ्लो ऑफ हीट। वो ब्रांच जो किसके साथ डील करती है? हीट फ्लो के साथ। एंड इट डील्स विद द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज एंड देयर इंटरकन्वर्जन। फिर हमने कुछ बेसिक टर्म्स डिस्कस किए इस चैप्टर में। सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग, यूनिवर्स, देन वी डिस्कस द टाइप ऑफ सिस्टम, इजंट इट? टाइप ऑफ सिस्टम में ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड। देन आफ्टर वी कम टू द बाउंड्री। बाउंड्री क्या होती है, इजंट इट? वो यू कैन से बाउंड्री इज द वन विच सेपरेट सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग। बाउंड्री के टाइप्स हमने देखे। देन वी कम टू द स्टेट एंड प्रोसेस। क्लियर? तो प्रोसेस के कितने टाइप्स हमने डिस्कस किए? 5 टाइप्स। आइसोथर्मल, आइसोबारिक, कोरिक, adiabatic and cyclic process. Clear? That we have discussed in last lecture. बेटा आज के लेक्चर में भी कुछ और बेसिक बातें करेंगे, कुछ और बेसिक डिस्कशन करेंगे। राइट डाउन। फर्स्ट इज मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। क्लियर? राइट डाउन मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। Now, what is macroscopic properties? These are the properties which arises due to bulk behavior. What are these? These are the properties which arises due to bulk behavior. Bulk behavior का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आप कह सकते हैं एक बल्क बॉडी की बात होगी। मैक्रो का मतलब क्या होगा? बिग साइज। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट माइक्रो। क्लियर? यदि मैक्रोस्कोपिक लेवल पे कोई चेंज होता है तो उन प्रॉपर्टीज से जो चेंजेस से क्रिएट जो प्रॉपर्टी होगी दैट इज मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। क्लियर? तो राइट डाउन द प्रॉपर्टीज which arises due to bulk behavior. bulk behavior तो ये समझ में आया बेटा बल्क बिहेवियर क्या होता है? बल्क का मतलब बड़ी क्वांटिटी, लार्ज क्वांटिटी का बिहेवियर हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं। क्लियर? तो जैसे कैन वी कॉल अ चेंज इन एंड, मतलब कोई चींटी में चेंज होता है, कैन वी कॉल इट एज बल्क बिहेवियर? नो। नो सर। चींटी जो होगी दैट इज वेरी स्मॉल टू ऑब्जर्व। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसलिए बल्क बिहेवियर क्या होगा, जहां पे हम एक लार्ज क्वांटिटी का डिस्कशन करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इफ वी कंसीडर अ बकेट ऑफ हॉट वाटर और उसका टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, तो इट वुड बी बल्क और नॉट? इट वुड बी बल्क, इजंट इट? तो दो तरह की मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज होती हैं। द वन इज इंटेंसिव एंड द सेकंड इज एक्सटेंसिव। क्लियर? तो राइट डाउन type of macroscopic properties. First is intensive property and the second is extensive. Intensive properties and extensive properties. That is very very important. यहाँ से क्वेश्चन फिक्स है बेटा, बोर्ड, नीट, जेई हर जगह से क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सटेंसिव की। क्लियर? जैसे ही एक्सटेंसिव समझ आएगा, इंटेंसिव इज इंटररिलेटेड। राइट डाउन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वो होगी जो अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करेगी। यदि मैटर का अमाउंट बदलेगा तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी भी चेंज होगी। गेटिंग माय पॉइंट? जैसे एक बार बोर्ड पे देखो सभी, फोकस ऑन बोर्ड। जैसे बेटा हमने एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर को हमने किसी पाउडर से फिल कर दिया। इट इज कंप्लीटली फिल्ड विथ पाउडर। हमने इस कंटेनर के 2 डिवीजन किए, इसको कट कर दिया। तो मास के बारे में कमेंट करिए। फिर मास वेरी और नॉट, ऑब्वियसली चेंज होगा। पहले मास लो, इस कंटेनर का मास m था, तो अब डिवीजन किया तो m/2 हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? इसका मतलब ये जो मास है ये कौन सी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव या एक्सटेंसिव? एक्सटेंसिव। ये मैटर पे वेरी कर रही है, मैटर पे डिपेंड कर रही है। गेटिंग माय पॉइंट? मान लो टेम्परेचर की बात करें, व्हेन यू कट इन 2 हाफ, क्या टेम्परेचर में डिफरेंस आएगा? नो सर। नो सर।
क्लियर, टेम्परेचर पे डिफरेंस नहीं आएगा, जो टेम्परेचर इसका होगा वही टेम्परेचर इसका होगा। इसका मतलब टेम्परेचर को हम किस कैटेगरी में रखेंगे, इंटेंसिव। क्लियर। तो राइट डाउन व्हाट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, those properties which depends on the amount of matter present, तो एक्सटेंसिव वो प्रॉपर्टीज हो जाएंगी जो मैटर पे डिपेंड करेगी, अमाउंट ऑफ मैटर पे, क्लियर। जैसे मान लो एक तो इसका एग्जांपल, वन एग्जांपल इज मास। मास कौन सी प्रॉपर्टी होगी, एक्सटेंसिव। मोल के बारे में कमेंट करो, व्हाट इज मोल, एक्सटेंसिव। वेरी गुड, मोल भी एक्सटेंसिव होगी। मान लो पहले एन मोल थे तो अब बढ़ जाएंगे मोल, मोल भी डिस्ट्रीब्यूट होंगे, चेंज होगा, मोल इज एक्सटेंसिव। कैन यू कमेंट अबाउट वॉल्यूम, एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव। वॉल्यूम पहले वी था तो अब भी वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, दैट इज डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट, दैट इज एक्सटेंसिव, एक्सेट्रा, क्लियर। तो अभी हम कुछ एग्जांपल और प्रैक्टिस करेंगे जिनमें हम आइडेंटिफाई करेंगे, क्लियर। तो फॉर नाउ यू जस्ट रिमेंबर मास, मोल, वॉल्यूम आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट राइट डाउन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, इनको कैसे डिफाइन करेंगे, वो प्रॉपर्टीज जो अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करती, क्लियर। दोज प्रॉपर्टीज which do not depend on the amount of matter present, वो प्रॉपर्टी जो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करेगी। इसका एग्जांपल बताओ, टेम्परेचर, वेरी गुड। टेम्परेचर क्या होगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, क्योंकि जब इसको कट करेंगे तो वो तो अमाउंट पे डिपेंड नहीं कर रही, पहले भी टेम्परेचर टी होगा तो बाद भी टी होगा। टेम्परेचर, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर भी सेम रहेगा बेटा, जो वेपर प्रेशर पहले था वो डिवीजन के बाद भी रहेगा, क्लियर। एनी अदर, डेंसिटी, डेंसिटी भी सेम रहेगी, गेटिंग माय पॉइंट, जो डेंसिटी पहले थी वही बाद में रहेगी, दैट मींस डेंसिटी क्या होगी, इंटेंसिटी, एक्सेट्रा। नोट डाउन। जैसे एक्सटेंसिव के अंदर बेटा हमने देखा कि मास पे डिपेंड करे वो एक्सटेंसिव होता है। एग्जांपल हमने देखा मास, मोल और वॉल्यूम। इसके अलावा जो भी थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी है जो हम इस चैप्टर में लर्न करेंगे, जैसे गिब्स फ्री एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, ये सारी की सारी एक्सटेंसिव होती है। कौन कौन सी थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी, जैसे गिब्स फ्री एनर्जी, जी, एच होती है बेटा एंथैल्पी, आगे आने वाले लेक्चर में हम डिटेल में देखेंगे इनको। जी गिब्स फ्री, एच इज एंथैल्पी, एस इज एंट्रोपी एंड यू इज इंटरनल एनर्जी। ये जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज हैं ये भी एक्सटेंसिव होती है, ये भी मास पे डिपेंड करती है। लिखा सभी ने, चलिए अब देखो कैसे पता करते हैं कि कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो इंटेंसिव होगी या एक्सटेंसिव। गेटिंग माय पॉइंट, सारी प्रॉपर्टीज को तो हम याद नहीं रख सकते, वी कैन लर्न 2 or 3 प्रॉपर्टी। So write down next question. Identify intensive and extensive properties. That is important question. इसमें आपको इंटेंसिव और एक्सटेंसिव आइडेंटिफाई करना है, क्लियर। नंबर 1, फर्स्ट इज मेल्टिंग पॉइंट, सेकेंड प्रॉपर्टी बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड इज डेंसिटी, फोर्थ concentration, fifth heat capacity,
बेटा बिल्कुल सिंपल है, अभी हम एक ट्रिक देखेंगे, उससे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। क्लियर? ठीक, मोलर हीट कैपेसिटी। नेक्स्ट 7th इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। 8th is specific resistance. 9th is Gibbs free energy. Gibbs free energy chain. And last 10th is standard Gibbs free energy chain. Standard Gibbs free energy chain. जल्दी से नोट करिए। Then we are going to discuss the type of these properties. Clear? Note it down. MP stands for melting point, BP stands for boiling point, and CUNC is concentration. Clear? Now, remember this point. याद रखना बेटा, नोट की फॉर्म में लिख लें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे पता करेंगे कि कोई प्रॉपर्टी इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव? फर्स्ट ट्रिक याद रखना बेटा, कोई भी दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का जो रेशियो निकलेगा, वेरी सिंपल, एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव जो होगा हमेशा इंटेंसिव बनेगा। वेट फॉर 1 सेकंड। read this point. The ratio of two extensive values is always intensive. मतलब एक प्रॉपर्टी ऐसी है जो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का क्या है, रेशियो, तो वो खुद क्या होगी, इंटेंसिव। जैसे फॉर एग्जांपल डेंसिटी, वेरी सिंपल, डेंसिटी का फॉर्मूला बताओ, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, मास भी क्या होती है, एक्सटेंसिव, और वॉल्यूम भी क्या है, एक्सटेंसिव। तो एक्सटेंसिव एक्सटेंसिव का रेशियो क्या होगा, इंटेंसिव। वेरी गुड, इसका मतलब डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। आया समझ? इसी तरह से एक और क्वेश्चन बन जाएगा, डेंसिटी हो गई इंटेंसिव, डेंसिटी इंटेंसिव होगी। नेक्स्ट देखो बेटा, कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन मोलरिटी क्या होती है, मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। मोल क्या है, एक्सटेंसिव। व्हाट अबाउट वॉल्यूम, वॉल्यूम इज एक्सटेंसिव। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या बन जाएगी, इंटेंसिव। वेरी गुड, तो कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी इंटेंसिव, लाइक दैट। अब याद रखना बेटा, कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती है जो सिस्टम के लिए फिक्स होती है, जो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती। जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, हाउ मच इट इज, 100 डिग्री। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री। चाहे आप वाटर का 1 लीटर लेके उसको बॉइल करो, या वाटर का 1000 लीटर लेके बॉइल करो, क्या बॉइलिंग पॉइंट बदलेगा, नो। गेटिंग माई पॉइंट? दैट मीन्स वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो तो फिक्स रहना, वो तो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करेगा। इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये प्रॉपर्टीज कौन सी हो जाएंगी, इंटेंसिव। क्लियर? दैट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट इज इंटेंसिव, मेल्टिंग पॉइंट इज ऑल्सो इंटेंसिव। अब देखो यहाँ पे भी कुछ ट्रिक्स लग जाएगी, सेकेंड नोट डाल के लिखेंगे, जो भी स्टैंडर्ड और स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है। If we talk about standard और specific property, ये सारी इंटेंसिव होती है। यहाँ कहीं भी स्टैंडर्ड लगा होगा, कहीं पे स्पेसिफिक लगे होगा, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी में काउंट होगी, इंटेंसिव। तो बताओ, मोलर की, अच्छा मोलर ऑल्सो, मोलर, स्पेसिफिक, स्टैंडर्ड, ये जहां भी लगेंगी उसको क्या बना देगी, इंटेंसिव। तो व्हाट अबाउट मोलर हीट कैपेसिटी, इंटेंसिव। व्हाट अबाउट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इंटेंसिव। गेटिंग माय पॉइंट? ये फिक्स हो गए बेटा, स्पेसिफिक, मोलर, स्टैंडर्ड, ये हमने फिक्स टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन लगा दी, दैट मीन्स दैट इज इंटेंसिव। व्हाट अबाउट स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी,
Intensive. इंटेंसिव। क्लियर? अब देखो, अब बाकी क्या बचा? हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव होती है, रेजिस्टेंस एक्सटेंसिव होती है, और गिब्स फ्री एनर्जी भी एक्सटेंसिव। नोट डाउन। अच्छा, फिर ये बताओ कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस 11। व्हाट अबाउट कंडक्टेंस? Extensive. वेरी गुड। और स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या हो जाएगी? Intensive. Intensive. वेरी गुड। तो ये याद रखने की बेटा ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो आप इस टाइप की ट्रिक्स बनाओ। जैसे एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव हमेशा क्या बनेगी? इंटेंसिव, या फिर स्पेसिफिक, मोलर, स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? इंटेंसिव। ठीक है? टेक इट स्क्रीन से जल्दी से लिखो। Do it fast. फाइन। तो ये पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव और मोलर, स्पेसिफिक और स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी। बताओ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होगी? इंटेंट या एक्सटेंसिव? extensive, Extensive. फिर से सोचो बेटा, हर जगह ये पॉइंट लागू नहीं होंगे। गेटिंग माय पॉइंट? मैक्सिमम केसेस में आप इन दोनों पॉइंट से क्वेश्चन बना लीजिए, बट सोचो अच्छे से कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता क्या है। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन मतलब वेपोराइज करने के लिए जो हीट देनी पड़ेगी। गेटिंग माय पॉइंट? वो तो एक फिक्स अमाउंट होता है लेटेंट हीट। गेटिंग माय पॉइंट? चाहे आप वाटर का 100 ग्राम लोगे या फिर वाटर का 50 ग्राम लोगे, वाटर का तो लेटेंट हीट फिक्स होता है। गेटिंग माय पॉइंट? दैट मीन्स लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या हो जाएगी? इंटेंस। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी क्या हो जाएगी? इंटेंस। गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट राइट डाउन स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। State function and path function. These are also very simple but important. Now first write down state function क्या होता है। State function नाम से पता चल रहा है, वो प्रॉपर्टीज जिसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी? स्टेट पे। और वो प्रॉपर्टीज जिसकी वैल्यू पाथ पे डिपेंड करेगी, वो क्या बन जाएंगे? पाथ फंक्शन। गेटिंग माय पॉइंट? पहले इसको डिफाइन करेंगे। राइट डाउन स्टेट फंक्शन। राइट डाउन a physical quantity is said to be state function if its value depend on state. Getting my point? एक फिजिकल क्वांटिटी को हम स्टेट फंक्शन कब कहेंगे? जब उसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी? स्टेट पे। स्टेट कौन से होते हैं? 2 स्टेट होते हैं, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट। मतलब वैल्यू सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करे तो हम उसको स्टेट फंक्शन कह देंगे। याद रखना बेटा, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करेगी, बट
do not depend on path. Getting my point? So those properties whose value depends only on state do not depend on path. जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा ये दो स्टेट है, स्टेट ए एंड दिस इज स्टेट बी। क्लियर? अब फॉर एग्जाम्पल हम इस पाथ से ए टू बी पहुंचे, या फिर हम इस पाथ से ए टू बी आए और वी कम फ्रॉम दिस पाथ लाइक दैट, लाइक दैट। क्लियर? तो जैसे हम एक प्रॉपर्टी ले मोड, लिसन केयरफुली, हमने एक प्रॉपर्टी ली मोड, आपने 3 पाथ चूज किए हैं प्रोसेस के लिए, पाथ 1, पाथ 2, पाथ 3। गेटिंग माय पॉइंट? जब आप ए स्टेट थे, दिस इज स्टेट नंबर 1, फर्स्ट स्टेट स्टेट ए, दिस इज सेकंड स्टेट स्टेट बी। तो बताओ ए टू बी जो आप पहुंचोगे, क्या मोल की वैल्यू पाथ पे डिपेंड करेगी? नो। No, sir. गेटिंग माय पॉइंट? मोल की वैल्यू पाथ पे डिपेंड नहीं करेगी। ऐसा थोड़ी होगा कि इस पाथ से मोल चेंज हो जाएंगे, जो मोल है वही रहेंगे। दैट मीन्स मोल कौन सी प्रॉपर्टी होगी? स्टेट। क्लियर? तो मोल हो गई, जो भी थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल अभी हमने देखे थे, एच, एस, यू, जी। एच मतलब एंथैल्पी, एस इज एंट्रोपी, यू इज इंटरनल एनर्जी एंड जी इज गिब्स फ्री एनर्जी। क्लियर? इनको आप जरूर नोट करें। एच होता है बेटा थर्मोडायनेमिक्स में एंथैल्पी, व्हाट इज एस हियर? एस डिनोट एंट्रोपी, U denote internal energy and G denote Gibbs free energy. टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, एक्सेट्रा। ये सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो स्टेट फंक्शन में काउंट होती है। क्लियर? नेक्स्ट राइट डाउन पाथ फंक्शन। इट इज अंडरस्टूड है पाथ फंक्शन की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी? पाथ पे। जैसे जैसे पाथ चेंज करोगे, जैसे उसी तरह से उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी? क्लियर? तो दोज प्रॉपर्टीज, those physical quantity whose value depend on the path followed during process. Getting my point? तो वो प्रॉपर्टीज जिनकी वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी? पाथ पे, उनको कहेंगे पाथ फंक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज फर्स्ट स्टेट एंड दिस इज सेकंड स्टेट। ए से बी हम इस तरह से पहुंचे और सेकंड इज लाइक दैट। तो बेटा वर्क जो होता है वो कौन सा प्रॉपर्टी होगा? पाथ के स्टेट। देखो फॉर एग्जांपल हमें ए से बी इस प्रोसेस से आना है और ए से बी इस प्रोसेस से आना, वर्क किस में ज्यादा लगेगा? ऑब्वियसली नीचे वाले के अंदर। गेटिंग माय पॉइंट? इसमें डिस्ट्रैक्शन ज्यादा आएंगे, इजंट इट? तो वर्क पाथ पे डिपेंड कर रहा है। दैट इज यहाँ से वर्क आया ए, यहाँ से वर्क आया बी, क्या डब्ल्यू ए इज इक्वल टू डब्ल्यू बी होगा? नो। No, sir. क्योंकि पाथ पे डिपेंड कर रहा है, दोनों वर्क अलग होंगे। मान लो ये डब्ल्यू सी होता एक और स्टेट, डब्ल्यू सी भी आपस में बराबर नहीं होता। दैट मीन्स वर्क किस टाइप की प्रॉपर्टी होगी? पाथ फंक्शन। क्लियर? यहाँ पे आपको क्या क्या याद रखिए पाथ फंक्शन में? वर्क, हीट, ऑब्वियसली हीट भी अलग अलग होगी दोनों प्रोसेस में। जैसे ये तो हम प्रैक्टिकली घर पे भी सोच सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? किस तरह से? फॉर एग्जांपल आप घर पे बैठे हैं और सन रेज गिर रही है। गेटिंग माय पॉइंट? सन रेज गिर रही है, तो जैसे जैसे डिस्टेंस चेंज करोगे तो रेज की जो इंटेंसिटी ऑब्वियसली क्या होगी? कम होगी। गेटिंग माय पॉइंट? इसलिए बोलते हैं ना कि गर्मियों के अंदर ग्राउंड फ्लोर सबसे बेस्ट है। गेटिंग माय पॉइंट? उसका रीजन क्या है? ग्राउंड फ्लोर पे जो इंटेंसिटी है उतनी ज्यादा हीट की नहीं रहेगी। क्लियर? तो वर्क, हीट
and heat capacity. Quantity. Clear? Those physical quantities whose value depend on the path flow. Note down. देखा सभी ने? Fine. Next is reversible and irreversible process. तो ये समझ में आया बेटा अभी तक? Any doubt? Aditya, Chakrit, do any answer है? No, sir. No, sir. Fine. So till now we discussed what is intensive, extensive property. जो अमाउंट पे डिपेंड करेगी वो एक्सटेंसिव और जो नहीं करेगी वो इंटेंसिव. फिर हमने डिस्कस किया स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन क्या होता है. स्टेट फंक्शन की वैल्यू स्टेट पे डिपेंड करेगी और पाथ फंक्शन की वैल्यू पाथ पे डिपेंड करेगी. नेक्स्ट राइट डाउन. नेक्स्ट इज रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो वैसे तो हमने जूनियर क्लासेस में भी सीखा है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब क्या होता है. अगम बताएंगे. व्हाट इज मीनिंग ऑफ रिवर्सिबल व्हिच कैन बी रिवर्स. वाओ. जोर से बोलो, सभी बच्चों को सुनाई देना. ठीक, ये जो टर्म होते बेटा रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, इनका हर एक चैप्टर के अंदर सिग्निफिकेंस अलग होता है. जैसे हमने एक चैप्टर पढ़ा था केमिकल इक्विलिब्रियम. यस यस बिल्कुल सही है. वी डिस्कस केमिकल इक्विलिब्रियम. तो वहां पे हमने देखा था रिवर्सिबल रिएक्शन आर टू साइडेड रिएक्शन. गेटिंग माय पॉइंट. कोई चेंज होता है उसको हम फिर से क्या कर सकते हैं, रिवर्स. ठीक है. बट रिपीट. water cycle. Yes, yes, you can say. Further, one more thing. यहाँ पे जो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल है डेफिनेशन तो वही रहेगी, बट हमें इसको थर्मोडायनेमिक पर्सपेक्टिव से पढ़ना. गेटिंग माय पॉइंट. हमें थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स को रिलेट करके रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल समझना है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्लियर? तो राइट डाउन रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल. तो यदि आपको एक क्लियर हो गया, if you come to know what reversible is, irreversible is very simple. First of all, we are going to discuss reversible process. एक बार बोर्ड पे ध्यान देंगे. ठीक. बेटे रिवर्सिबल की बात करें तो इसको एक एग्जांपल से समझेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक गैस है, उस गैस के ऊपर आपने पिस्टन लगा रखा. दिस इज अ गैस in which you put a piston over this gas. इस पिस्टन के ऊपर कुछ सैंड पार्टिकल्स हैं. These are sand particles. These are sand particles and this is gas. What we are doing is removing sand particles. Removing sand particles. इसको ध्यान से समझना बेटा. जब आप एक एक पार्टिकल उठाओगे तो क्या ये फिजिबल है गैस को ऊपर ले जाना? यदि सारे सैंड पार्टिकल हटा देंगे एक साथ तो गैस एकदम से ऊपर से प्रेशर रिलीज होगा और गैस एकदम पिस्टन को उठा के आगे चली जाएगी, मतलब एक्सपांशन हो जाएगा. बट क्या ये पॉसिबल है कि एक एक सैंड पार्टिकल हटा के हम गैस का एक्सपांशन करें? नो. तो इस तरह से यदि कोई प्रोसेस होता है तो उसको हम कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस. गॉट इट? इसको रिवर्स किया जा सकता है. जैसे जैसे आप एक एक गैस के पार्टिकल, ध्यान से समझना, एक एक गैस के पार्टिकल हटा के उसको एक्सपैंड कर रहे हो, उसी तरह से फिर से आप एक एक सैंड के पार्टिकल फिर से रखोगे तो वो वापस क्या हो जाएगी, कम कर, और एग्जैक्टली उसी स्टेट में चली जाएगी जिस स्टेट में वो पहले. गेटिंग माय पॉइंट? तो रिमूविंग सैंड पार्टिकल, इसका मतलब ये जो प्रोसेस होते हैं
these are quasi static प्रोसेस। तो ये जो वर्ड है ये काफी इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर दिस वर्ड। क्वासी स्टैटिक का मतलब होता है जो धीरे धीरे होगा, ठीक है। यदि रिवर्सिबल को डिफाइन करें, सच आर these are ideal process which takes infinite time to complete, ऑब्वियसली एक एक चेन पार्टिकल हटा के आप कब तक गैस का एक्सपांशन करोगे, क्लियर। तो इस टाइप के प्रोसेस को हम क्वासी स्टैटिक कहते हैं, जो धीरे धीरे होंगे। फर्दर ये आइडियल प्रोसेस हैं और इनमें कितना टाइम लगेगा, इनफाइनाइट, ठीक है। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे ध्यान से समझना बेटा, दोनों जगह दोनों फोर्सेस इक्वल हैं। कौन सी दो फोर्सेस हैं, एक है ड्राइविंग फोर्स और दूसरी है ऑपोजिंग फोर्स। गेटिंग माय पॉइंट। ड्राइविंग कौन सी है, गैस का प्रेशर। गैस का प्रेशर क्या करेगा, इस पिस्टन को ड्राइव करेगा। और ऑपोजिंग कौन है, सैंड पार्टिकल, क्लियर। तो क्या हम कह सकते हैं कि यहाँ पे दोनों फोर्सेस बराबर हैं, तभी तो पिस्टन धीरे धीरे बढ़ेगा, हर जगह पे इक्विलिब्रियम रहेगा, क्लियर। तो वी कैन से ड्राइविंग फोर्स is nearly equal to opposing force। तो जितने प्रेशर नीचे से गैस लगा रही है उतना ही ऊपर से प्रेशर सैंड पार्टिकल के थ्रू हम अप्लाई कर रहे हैं, क्लियर। नंबर 3, इक्विलिब्रियम exists at all stages। ये बात भी सही है, क्योंकि जब आप एक एक सैंड का पार्टिकल हटाते हो तो बेटा इक्विलिब्रियम तो रहेगा ही, इजंट इट। जैसे ही गैस का पार्टिकल हटाया तो फिर से जितना फोर्स ऊपर से आ रहा है उतना गैस लगाती रहेगी। फिर एक पार्टिकल हटाओगे तो गैस का प्रेशर रिलीज होगा और दोनों का इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा। मतलब इक्विलिब्रियम यहाँ पे किसी भी स्टेट में डिस्टर्ब नहीं होगा। नंबर 4, कोड क्या कहता है, याद रखना बेटा, रिवर्सिबल प्रोसेस में जो वर्क होता है वो सबसे ज्यादा होता है। दैट इज मैक्सिमम वर्क इज ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिबल। एंड लास्ट, तो बताओ क्या ये प्रोसेस प्रैक्टिकल हम कर सकते हैं, इज इट पॉसिबल टू No, sir. नो, क्लियर। So we cannot practicize such process. It is not feasible. It is not feasible to practicize such process. To practicize such process. And sixth and last difference. Sixth difference क्या है बेटा, यहाँ पे दो प्रेशर लग रहे हैं, एक है इंटरनल प्रेशर और दूसरा है एक्सटर्नल प्रेशर। तो क्या हम यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं कि जो एक्सटर्नल प्रेशर है सैंड पार्टिकल वाला एग्जैक्टली बराबर है गैस के, P external is equal to P internal। गेटिंग माय पॉइंट। इंटरनल प्रेशर किसके कारण है, गैस के कारण। अंदर से कौन प्रेशर लगा रहा है, गैस, और बाहर से कौन लगा रहा है, सैंड पार्टिकल। तो यहाँ पे दोनों प्रेशर बराबर होंगे। P external is equal to P internal, और P internal क्या होता है, P गैस। P external is equal to P internal, और जो इंटरनल प्रेशर है वो गैस का ही तो प्रेशर है। एंड लास्ट वन, तो कैन यू टेल मी, जो P एक्सटर्नल है ये वेरिएबल है या कांस्टेंट। वेरी सिंपल, सोचो। सैंड Variable. पार्टिकल, वेरी गुड, सैंड पार्टिकल हटाते जा रहे हो तो ये क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। दैट मींस दिस इज नॉट कांस्टेंट, दैट इज वेरिएबल। बेटा याद रखना ये वाला पॉइंट काफी ज्यादा काम आएगा आगे निकल में, क्लियर। नाउ अब बात करेंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस की। फोकस ऑन बोर्ड। अब की बार आपने फिर से एक सिलेंडर के अंदर गैस भरी है, बट इस बार आपने सैंड पार्टिकल नहीं रख के ब्लॉक रख दिया। आपने क्या किया, ब्लॉक रख दिया। तो जैसे ही आप ब्लॉक रिमूव करोगे, एम मास के ब्लॉक को रिमूव ब्लॉक, तो जैसे ही आप ब्लॉक हटाओगे तो पूरी गैस जो है वो क्या हो जाएगी, पूरी ऊपर का प्रेशर खत्म हो जाएगा। दैट मीन्स इस बार कौन सी फोर्स ज्यादा होगी, ड्राइविंग या अपोजिंग, ड्राइविंग, इजंट इट।
जैसे ही आपने ब्लॉक हटाया तो ड्राइविंग फोर्स एकदम से बढ़ गई, और जैसे ही बढ़ी तो गैस जो है वो एक्सपांड कर जाए। तो इसमें इनफाइनाइट टाइम लगा, तो इसमें कितना टाइम लगेगा? फाइनाइट। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसके बात करें तो इट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, which take finite time, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा और फाइनाइट टाइम लगेगा। अब सारे पॉइंट हमें रिलेट करने, बताओ इसके बारे में। ड्राइविंग एंड ओपोजिंग, इस बार कौन ड्राइविंग जाता फोर्स हो? ज्यादा। ड्राइविंग फोर्स इज मच ग्रेटर देन ऑपोजिट। ड्राइविंग फोर्स इज मच ग्रेटर देन ऑपोजिंग फोर्स। नंबर 3, थर्ड देखो बेटा, इक्विलिब्रियम इसमें हर जगह पे रहता था। क्या इसमें इक्विलिब्रियम होगा? इसमें नो दो सर। एंटी इक्विलिब्रियम होगा। एक तो जब इस पे ब्लॉक पड़ा था, इजंट इट, और दूसरा कब? जब ब्लॉक हटाया और गैस अपनी मैक्सिमम एक्सपेंशन पे चली गई। बीच वाले प्रोसेस के बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। गेटिंग माय पॉइंट? इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा? इनिशियल और फाइनल स्टेट में। जब ब्लॉक पड़ा था, गैस स्टैटिक थी, तब इक्विलिब्रियम में है। और दूसरा, जैसे ही हमने ब्लॉक उठाया तो गैस एकदम से एक्सपांड कर गई, तो जब फाइनल स्टेट में पहुंचेगी तो फिर से इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। बट इस दौरान क्या बीच में इक्विलिब्रियम होगा? नो। गेटिंग माय पॉइंट? तो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट ओनली एट इनिशियल स्टेट एंड फाइनल। राइट डाउन, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट at initial state and final state. नंबर 4, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या थी? इसमें वर्क डन मैक्सिमम है, बट इरिवर्सिबल में वर्क मैक्सिमम नहीं। वर्क डन इज नॉट मैक्सिमम। व्हाट अबाउट फिफ्थ प्रॉपर्टी? इट इज नॉट फिजिबल। ये प्रैक्टिसाइज करना इम्पॉसिबल है। इज इट फिजिबल? यस ऑब्वियसली। सर। Yes, sir. गैस का ब्लॉक हटा के एक्सपेंशन, इट इज वन ऑफ द इजिएस्ट। क्लियर? इट इज फिजिबल, इट इज फिजिबल टू प्रैक्टिसाइज। नंबर 6, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक, यहाँ पे बेटा दोनों प्रेशर बराबर थे, पी इंटरनल पी एक्सटर्नल, क्योंकि सैंड पार्टिकल से तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। जितना प्रेशर ऊपर से था सैंड का, उतना ही गैस का था। बट पी एक्सटर्नल वेरी कर रहा था, जैसे जैसे सैंड पार्टिकल हट रहा था वेरी कर रहा था। यहाँ पे कमेंट करूँ? पी इंटरनल ज्यादा। एग्जैक्टली, पी इंटरनल ज्यादा होगा और ये एक्सटर्नल के बराबर नहीं होगा। फर्दर बताओ, पी एक्सटर्नल कांस्टेंट होगा या नहीं? Constant. कांस्टेंट। पी एक्सटर्नल इज कांस्टेंट। क्लियर? नोटेड। Any doubt? Good. जल्दी लिखो। फाइन। तो नेक्स्ट कुछ और डिफरेंसेस हैं, बेसिक डिफरेंस। लेट अस कवर दोज आल्सो। ठीक, यदि आपको पूछा जाए, यदि हम प्रोसेस को रिवर्स करें तो हम फिर से किसको रीस्टोर कर सकते हैं? सिस्टम और सराउंडिंग किसमें रीस्टोर हो सकता है? ऑब्वियसली किसके अंदर? रिवर्सिबल के अंदर। यदि प्रोसेस को रिवर्स करें तो सिस्टम और सराउंडिंग जैसे थे उस स्टेट में फिर से आ जाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट? तो
इसको नोट करें, राइट डाउन। सिस्टम एंड सराउंडिंग, system and surrounding can be restored in original state once the process is reversed. Once the process is reversed, इसका मतलब यदि आपने प्रोसेस को रिवर्स किया तो सिस्टम और सराउंडिंग बिल्कुल वैसे ही पोजीशन में आ जाएंगे जैसा वो इनिशियल में। क्या ये इरिवर्सिबल में पॉसिबल है? नो, दैट मीन्स सिस्टम एंड सराउंडिंग can't be restored at original, can't be restored. And last difference क्या है? This is very important कि बेटा हम प्रेशर और वॉल्यूम का कर्व प्लॉट करें। लिसन केयरफुली, ध्यान से समझना। यदि हम प्रेशर और वॉल्यूम का कर्व प्लॉट करें तो किसमें हम कर्व बना सकते हैं? रिवर्सिबल में, क्योंकि रिवर्सिबल में हमने क्या किया था? स्टेप वाइज प्रोसेस किया था। एक एक टेंट का पार्टिकल हटाया तो हम हर एक पॉइंट पे वेरिएशन देख सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? रिवर्सिबल में आप जैसे जैसे एक एक टेंट का पार्टिकल हटाओगे इस तरह से हर एक स्टेट पे आपको एक कर्व मिल जाएगा, लाइक दैट। गेटिंग माय पॉइंट? इस तरह से। बट क्या ये इरिवर्सिबल में पॉसिबल है? नो। सिर्फ आप दो पॉइंट निकाल सकते हो, पहले प्रेशर वॉल्यूम क्या था और बाद में प्रेशर वॉल्यूम क्या हो गया, बट इस दौरान बीच में क्या प्रेशर वॉल्यूम था? कैन यू प्रिडिक्ट? नो। क्लियर? दैट मींस यहाँ पे हम सिर्फ यही प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इनिशियल स्टेट क्या था और फाइनल स्टेट क्या था। गेटिंग माय पॉइंट? तो बताओ पीवी कर्व हम किसमें प्लॉट कर सकते हैं, रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल? रिवर्सिबल। क्लियर? एग्जैक्टली, बस इतना ही पता कर सकते हैं। क्लियर? पीवी कर्व कांट बी प्लॉटेड इन इरिवर्सिबल। नोट डाउन, पीवी रिलेशन और पीवी कर्व कैन बी प्लॉटेड। इसका पीवी प्लॉट कर सकते हैं क्योंकि हमें हर एक पॉइंट की इंफॉर्मेशन है, बट इन दिस केस पीवी कर्व कांट बी ड्रॉन। कार्तिक बड़ा सजा सजा के लिखते हो एकदम, हर एक वर्ड को मोती की तरह। चलिए जल्दी से लिखिए। नेक्स्ट, अब हम डिस्कशन करेंगे बेटा हीट और वर्क के बारे में। गेटिंग माय पॉइंट? तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया दैट वाज ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ दिस चैप्टर एंड बेसिक ऑफ दिस चैप्टर। क्लियर? नेक्स्ट इज हीट एंड वर्क। So can you explain what is heat? Anyone? Very good. Write down what is heat. Anyone? Can you explain heat? How you will explain heat in two words? Heat is form of energy. Heat जो होती है वो एक एनर्जी का ही फॉर्म है। कौन सी एनर्जी का? थर्मल एनर्जी। गेटिंग माय पॉइंट? जो टेम्परेचर से रिलेटेड। क्लियर? So if we talk about heat, it is form of energy इसको हम डिनोट करेंगे बेटा पूरे चैप्टर के अंदर। इट इज डिनोटेड बाय Q, whether small q or
कैपिटल Q. If we talk about its unit क्या होगी? Joule, calorie, isn't it? Joule or calorie, like that, or earth, like that. Now, if we talk about heat जो होती है बेटा, this is unorganized form of energy, जो organized नहीं है, which is not organized, means इसमें से कुछ पार्ट यूजफुल भी है और कुछ वेस्ट हो जाएगा. क्लियर? So if we talk about heat, what is heat actually is? It is the exchange of energy due to temperature difference. क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल, ध्यान से समझना, जैसे बेटा दो बॉडी है, सिस्टम T1 टेम्परेचर पे है और सराउंडिंग T2 टेम्परेचर पे है. मतलब यहाँ पे यदि टेम्परेचर डिफरेंस है, मान लो सराउंडिंग का टेम्परेचर सिस्टम से ज्यादा है, तो बताओ किस तरफ फ्लो होगा एनर्जी का, हीट का? सिस्टम टू सराउंडिंग और सराउंडिंग टू सिस्टम. सिस्टम टू सराउंड. Surrounding to system. यस, गेटिंग माय पॉइंट. हीट कहाँ पे फ्लो करेगी? हाई टेम्परेचर से लो की तरफ. गेटिंग माय पॉइंट. हीट का फ्लो कहाँ से होगा? गर्म बॉडी से ठंडी की तरफ. दैट मीन्स सराउंडिंग टू सिस्टम. गेटिंग माय पॉइंट. तो वो एनर्जी जो किसके कारण ट्रांसफर होती है? टेम्परेचर डिफरेंस के कारण. दिस इज हीट. गेटिंग माय पॉइंट. यहाँ पे जो एनर्जी का ट्रांसफर होगा टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, उसी को हम क्या कह देंगे? हीट. क्लियर? दैट मीन्स हीट इज energy transfer due to temperature difference. This is important. This definition is the most important one. यदि आप heat को define कर रहे हैं, it is very important to mention the temperature difference. ठीक है? So that is all about heat. एक तरह की एनर्जी होती है, Q से डिनोट करेंगे. यूनिट एनर्जी की यूनिट होगी जूल, कैलोरी, अर्थ. क्लियर? एंड या इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इट इज अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म, मींस ये पूरी यूजफुल नहीं होगी, इसके कुछ अमाउंट हम यस P इज एनर्जी, Q इज हीट, Q इज हीट. क्लियर? और लास्ट हमने डिफाइन किया कि हीट वो एनर्जी है जो किसकी वजह से ट्रांसफर होती है? टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से. गेटिंग माय पॉइंट? जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हम गैस से पानी गर्म करते हैं, तो कैन वी कॉल दैट एज ए हीट? यस, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण ही तो वो एनर्जी का ट्रांसफर होता है, इजंट इट? पहले पानी ठंडा था और फिर गर्म हुआ, दैट मीन्स किसका डिफरेंस आया? टेम्परेचर का. सनलाइट का केस, दैट इज ऑल्सो हीट, इजंट इट? सनलाइट जो है एनर्जी ट्रांसफर किसकी वर्च्यू से कर रहा है? बाय द वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस. दैट इज अनदर फॉर्म ऑफ हीट. ठीक है? ठीक है. So any doubt up to this? Anyone? Aditya, So, even Sahaj, Jagshesh? No sir. Okay, fine. So in today's lecture, what we discussed some basics related to thermodynamics. सबसे पहले हमने डिस्कस किया इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. Then after we define state function and path function. Finally we discuss difference between reversible and irreversible process. Clear? And that is heat. Heat को हम next class में और डिटेल में डिस्कस करेंगे. ठीक है? Thank you. Have a nice day.